नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश के आम आदमी के लिए केंद्र सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये और डीजल में 6 रुपये की कमी। पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये हुआ सस्ता। सरकार के राजस्व पर हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का असर। राज्य सरकारों से भी की कमी की अपील। वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। विश्व स्तर पर उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को बड़ी कीमत से बचाया। बजट में 1.05 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी के अलावा किसानों को आगे बढ़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त दी गई राशि। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई फसल क्षति पूर्ति पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, अब किसान स्वयं अपनी फसल नुकसान का भर सकेंगे ब्यौरा। फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में आएगी पारदर्शिता। बिहार में आंधी तूफान और वज्रपात से फसलों और पशुओं के चारे को पहुंचा नुकसान। आम की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आम की खेती में लगे किसानों ने कहा, 35 से 40% फसल आंधी के कारण हो गई है बर्बाद। मुख्यमंत्री ने फसल क्षति का आकलन कर प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। मुख्य समाचार के बाद नजर डालेंगे विस्तार से खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देने के लिए कई अहम कदमों का ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक 12 ट्वीट करके इन फैसलों की जानकारी दी, जिससे लोगों, खासकर मध्यम वर्ग और गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर कटौती का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता होगा। उन्होंने बताया कि इससे सरकार पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष का भार पड़ेगा। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से, विशेषकर उन राज्यों से जहां नवंबर 2021 के दौरान कटौती नहीं की गई थी, को भी इसी तरह की कटौती लागू करने और आम आदमी को राहत देने का आह्वान किया। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर, 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी देने की घोषणा की। इससे देश की माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। इससे सालाना लगभग 6100 करोड़ रुपए का राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए विश्व स्तर पर उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को इस तरह की कीमतों में बढ़ोतरी से बचाया है। प्लास्टिक उत्पादों के कच्चे माल और इस्तेमाल के सामानों पर सीमा शुल्क में कमी का भी ऐलान किया गया है। स्टील की कीमतों के नियंत्रण के लिए भी सरकार का बड़ा फैसला। लोहे और स्टील से जुड़े कच्चे माल पर भी सीमा शुल्क में कमी। स्टील से जुड़े कच्चे माल पर आयात शुल्क भी घटेगा। बजट में 1.05 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी के अलावा किसानों को आगे बढ़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हमारे लिए लोग हमेशा पहले हैं। आज के फैसले, विशेषकर एक जो कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य में उल्लेखनीय कटौती से संबंधित है, इसका कई क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव होगा। हमारे नागरिकों को राहत मिलेगी और अधिक ईज ऑफ लिविंग होगा। प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट किया कि उज्ज्वला योजना ने करोड़ों भारतीयों, खासकर महिलाओं की मदद की है। उज्ज्वला सब्सिडी पर आज के फैसले से परिवार बजट में काफी राहत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थिति में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर व गैस सिलेंडर पर 200 की सब्सिडी देकर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। अन्य क्षेत्रों के लिए भी कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे उत्पादों के दामों में कमी आएगी।
एक अन्य ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि मोदी जी देश के हर वर्ग की चिंता करने वाले एक संवेदनशील नेता हैं। इसीलिए पिछले 8 सालों से देश के गरीब, किसान और आम जनता के हितों की चिंता हमेशा से मोदी सरकार के निर्णयों के केंद्र में रही है। इस जनहितैषी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल के लॉन्च होने से अब किसान स्वयं अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे। इस पोर्टल के शुभारंभ के साथ ही ये फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन, सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले किसानों को फसल खराब का मुआवजा मैनुअल दिया जाता रहा है और सालों से चली आ रही मैनुअल मुआवजा प्रणाली को बदलते हुए अब इस पोर्टल के माध्यम से ये मुआवजा भी ऑनलाइन कर दिया गया है। जो ई कृषि क्षतिपूर्ति के नाते से जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, समाज में हमेशा संतुष्टि का फैक्टर तब बढ़ता है जब लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। तो किसान की पार्टिसिपेशन में हो जाएगी, उसको भी पता रहेगा कि मेरा नुकसान जो मैंने लिख के दिया था या बाकी जो कृषि विभाग नहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके लोगों के द्वारा कितना कितना उसमें असेस किया गया है, और उसमें फिर जहाँ कहीं ज़्यादा अंतर आएगा, एम्बिग्युइटी ज़्यादा होगी, तो उसका रीअसेस करने का भी काम वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। लेकिन फाइनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर उनके लेवल पर जो हो जाएगा वो उसका मैक्सिमम संतुष्टि इसकी होगी, ऐसा हमको लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आग, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, जल भराव, भारी बारिश, कीट का हमला और धूल भरी आंधी के कारण फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। के जैसे अलग अलग स्लैब होते हैं वो सारे अलग अलग मुआवजा उसके हिसाब से होगा। तो उन स्लैब में जैसे पहला स्लैब है 0 से लेकर 24% तक, दूसरा 25 से 32%, 0 से 24% का कोई मुआवजा दिया नहीं जाता है, ऐसी पॉलिसी है। 25 से 32 में जितना मुआवजा मिलता है, फिर 33 से 49, 50 से 74 और 75 से 100%। ये मुआवजा ये अधिकांश उन्हीं किसानों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने अपना फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसमें अपना बीमा नहीं कराया है, जिनको सरकार सहायता करती है। तो ऐसे वर्ग के लिए ही ये एक महत्वपूर्ण जो विषय है ये अपने सामने आपको ये एक मिलेगा। बिहार में 2 दिन पहले आई आंधी, तूफान और वज्रपात में वहां फसलों को और खासकर प्याज की फसल की बहुत क्षति हुई है। इसके अलावा पशुओं के चारे का भी बड़ा नुकसान हुआ है। वहां के किसानों का कहना है कि इस बार प्याज की फसल बर्बाद हो गई है और इन्हें इसका नुकसान सहना पड़ रहा है। ये सब बर्बाद हो गया। आमदनी का कोई भाव आवेगा तब ना, इसका कौन निश्चित है कि बिगा जाएगा कि रहेगा कि भाव आवेगा। इन साल प्याज का बहुत बड़ा क्षति है, बढ़वे नहीं किया प्याज, सब कितना जुटा गया खेत। क्या किया जाए, किसान अपना संतोष से काम करता है, मिलना रहेगा मिलेगा, नहीं मिलना रहेगा नहीं मिलेगा। 50,000 का नुकसान है। जो पिछले कुछ पहले दिन जो अंधर आया था, तूफान आया था, जिसके कारण यहाँ पर बहुत भूसा रखा हुआ था वो सब उधिया गया, जिसके कारण बहुत सारा किसानों को भी लॉस हुआ है। क्योंकि आने वाले समय में तो बरसात का समय होता है, जिसके कारण सभी जो भूसा ये सब होता है पानी से बर्बाद होता है। इसलिए हम लोग पहले ही कटा कर घर में स्टॉक कर देते हैं, ताकि जो बरसात में गाय को खिलाने में दिक्कत होता है वो दिक्कत ना है। 50,000 के होगा लगभग। भूसा ये तो बर्बाद हो गया, लेकिन जो अब आगे जैसे होगा खरीद कर खिया जाएगा और क्या, जो कहीं पर जो बिकता होता है उसी से खरीद कर लाया जाएगा और क्या। प्याज और पशुओं के चारे के अलावा बिहार में इस बार आम की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आम के बाग वाले किसान ने बताया कि इस साल 35 से 40% फसल आंधी के कारण बर्बाद हो गई है। 35% आम का फसल जो है झड़ गया। अंदाज़ा लगाया जाए तो 50 से 60,000 माने एक पेड़ का नुकसान होगा। करीब मेरी पेड़ है यहाँ इस बगीचे में 30 से 40 पेड़ है। नुकसान और मुनाफा तो सब प्रकृति का है, अब इसमें तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते, इसको बांध तो नहीं सकते हवा को।
अगली खबर असम से। असम में बाढ़ के कहर से प्रभावित जिलों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए हौजाई में एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ राहत कार्य जारी है। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर महिप मौर्य ने बताया, हम लोगों की रेस्क्यू कर रही हैं। जो लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रुख करते हैं शिमला का। हाल ही में शिमला में जंगलों में आग लगने के कई मामले सामने आए हैं। इससे प्रभावित होकर जंगलों को आग से बचाने के लिए यहाँ स्कूल के बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि चीड़ के पत्तों से किस तरह विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाएं ताकि उनका उपयोग हो और जंगल को आग से बचाया जा सके। इसी संदर्भ में शिमला के टूटीकंडी के एक स्कूल में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें चपाती बॉक्स, पैन स्टैंड, राखी आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तरह वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हैं। हम मतलब वेस्ट मटेरियल से, जैसे चील है तो उससे आग लग रही है जंगलों में, तो हम इकट्ठा कर रहे हैं और उसके ज़रिए हम मतलब हॉट केस बना रहे हैं, पेन पॉट बना रहे हैं और मतलब यहाँ तक हम ज्वेलरी भी बना रहे हैं इस चीज़ से। मतलब ये हमें स्कूल में ही सिखाया गया है। हमारी मैम है दो और एक सर है और हमारे सब्जेक्ट के जो सर है उन्होंने हमें हमारा बहुत सहयोग किया है। इससे मुझे बहुत एक्साइटेड है कि हम पढ़ाई के साथ साथ हम और एक्टिविटी भी कर रहे हैं। सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमारे जंगल भी सुरक्षित रहेंगे। इससे बेरोज़गारी भी, जो ज़्यादातर आदमी बेरोज़गार होते हैं उनको बेरोज़गार मिलता है। इससे हम जंगलों को आग लगने से ही बचा सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे कोस्टर हो गए और चपाती बॉक्स और राखियाँ होगी। ये सारी चीज़ें बनाई हमने। इसमें हमने चील की पत्तियों से बनाया है। छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक ने बताया कि वो बच्चों को कौन कौन सी वस्तुएं बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखा रहे हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो उसमें क्या है, डिफरेंट हमने लेडीज़ ली है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे ज़्यादा फोकस था। तो ये पहला स्कूल है जो हिमाचल प्रदेश का टूटीकंडी स्कूल, जिसमें हमने इनिशिएटिव लिया कि हम स्टूडेंट्स के साथ काम करेंगे, क्योंकि जो सरकारी एक स्कूल है, हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें ना टैलेंट होता है। जो आप देखते होंगे अभी जैसे फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी कसौली के जो जंगल थे उसमें भी आग लगी, टूटीकंडी में भी आग लगी, शिमला में भी देखा आपने टूटीकंडी जो बाल आश्रम है उसमें अभी रिसेंटली में आग लगी है। तो क्या है, वो टूटीकंडी आधे से ज़्यादा बच्चे जो है वो टूटीकंडी बाल आश्रम के ही बच्चे हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है कि हमने फॉरेस्ट को जितना भी चील है वो पहले इकट्ठा करेंगे, हम बॉइलिंग प्रोसेस करेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा हाई सेलिंग बिकता है वो रोटी बॉक्स बिकता है। आप हमारे घरों में, सबके घरों में रोटी बॉक्स है। तो क्या है, इससे ऑर्गेनिक, बिल्कुल ऑर्गेनिक, ना कोई इसमें केमिकल डाला है। या अगर आप देखते होंगे, अगर हम बाहर से रोटी बॉक्स लेंगे तो उसमें क्या ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। तो जो पाइन है वो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पाइन की हम बना रहे राखी, तो आप देखते होंगे जैसे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, एंड आपका कि आप काम जो करें वो लोकल लोगों के साथ मिलकर काम करें। तो हमने क्या किया, राखी इसमें बनाई बच्चों से। यहाँ हम बच्चों को थोड़ी ट्रेनिंग देने आए हैं ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन जाएं और कुछ सीख ले। ये हम चील की पत्तियों से बनाते हैं कुछ सामान और मार्केट में बेचते हैं। इसकी अच्छी खासी हमें कीमत मिल जाती है। हम भी खुद भी आत्मनिर्भर बनने हैं इसी चीज़ से। बच्चे अच्छा सीख रहे हैं, बच्चे बहुत चीज़ें सीख चुके हैं 2-3 दिनों में ही। हम इससे बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि चपाती बॉक्स हो गया है, ट्रे हो गई है, पेन स्टैंड है, चिल्लर बॉक्स है, फूलदान है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, राखियाँ हैं। को हम जंगलों से इकट्ठा करते हैं, इसको संभाल के रखते हैं। और अब बात करेंगे मंडी भाव की। आइए देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 1,87,00,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी।
वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार में 3,84,98,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारत के अनाज के अलावा भारतीय मूंगफली की मांग में भी इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 4 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 20 मई को मूंगफली के सौदे 6,150 रुपए पर हुए। वहीं 21 मई को यहां इसका भाव 10 रुपए बढ़कर 6,160 रुपए हो गया। यहीं की धोराजी मंडी में 20 मई को मूंगफली का भाव रहा 5,705 रुपए। 21 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,705 रुपए पर टिका रहा। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में 21 मई को मूंगफली का कारोबार 5,714 रुपए पर हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में 20 मई को मूंगफली का भाव रहा 4,935 रुपए, जो कि 21 मई को 10 रुपए बढ़कर 4,945 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में साल 2020-21 के दौरान टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य है। ज्यादातर मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 20 मई को टमाटर का भाव रहा 2,900 रुपए। 21 मई को इसके भाव में 375 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 3,275 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में 20 मई को टमाटर का भाव रहा 1,800 रुपए, जो कि 21 मई को 200 रुपए चढ़कर 2,000 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 21 मई को टमाटर का भाव 100 रुपए बढ़कर 1,500 रुपए से 1,600 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 20 मई को टमाटर का भाव रहा 1,550 रुपए, जो कि 21 मई को 50 रुपए टूटकर 1,500 रुपए हो गया। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुँच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20,94,293 टन का ही हो सका था। मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। आइए देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसल का रखरखाव। बिहार में मक्के की कटाई करें, किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं। मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मूंग के खेत में निराई करें। यहाँ बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। इसके साथ ही धान की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं जूट के खेत में निराई कर सकते हैं। जूट के खेत से खरपतवार निकालें। बिहार में आम के बागों की देखभाल कर लें। इसके अलावा प्याज के खेत में सिंचाई करें। किसान भिंडी के खेत में निराई करते रहें। यहीं कद्दू के खेत में सिंचाई कर ले। साथ ही कद्दू के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। बिहार में करेले के खेत से घास फूस निकाल ले।
करेले के खेत में सिंचाई करते रहे। झारखंड में मूंग की बुआई कर ले, मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। वहीं फूलगोभी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय फूलगोभी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फूलगोभी में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान पत्ता गोभी के खेत में सिंचाई कर ले। पत्ता गोभी में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से पत्ता गोभी में कीटनाशक छिड़के। अभी हल्दी की बुआई का समय उपयुक्त है। झारखंड में धान की रुपाई कर ले। धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और अब खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी के 80वें जन्मदिन पर आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दत्त पीठम आज वेदों के अध्ययन का बड़ा केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि गीत संगीत स्वरों का जो सामर्थ्य हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उसे लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसे प्रयोग किया जाए, इसे लेकर स्वामी जी के मार्गदर्शन में प्रभावी इनोवेशन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप और उबर कप में देश के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा का दूसरा दिन है। गृह मंत्री ने नामसाई में प्रसिद्ध गोल्डन पगोडा टेम्पल में पूजा अर्चना की। अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नामसाई में राज्य के विकास से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बताया कि 436 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई 22 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3350 करोड़ रुपए की लागत वाली 25 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में NH-28 पर 11 लोगों को ले जा रही एक जीप के खड़े ट्रक से टकराने के कारण 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायल लोगों को उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताया। हादसे में शिकार परिजनों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 की सहायता दी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2226 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 2202 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट अभी 0.50% पर आ गया है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी अभी 0.50% पहुंच गया है। देश में अभी कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 14,955 है। अब तक कोरोना महामारी को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 4,25,97,003 हो गई है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।